जावा के अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे आज इसमें कि हाउ टू सेट परमानेंट पाथ ऑफ जेडीके इन विंडो। कि आप जो है विंडो में जेडीके पाथ को परमानेंटली कैसे सेट करोगे। तो देखिए इसके कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप पहले माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में जाओगे, एडवांस टैब में जाओगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप यूजर वेरिएबल आप दोगे, यहाँ पे आप अपना पाथ दोगे। तो ये कुछ स्टेप्स है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये स्टेप्स है कि माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी में आपने जाना है यहाँ से, फिर आपने क्या काम करना है यहाँ से। ये देखो दिस पीसी आपके पास ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपने इसमें जो है दिस पीसी के ऊपर माउस का राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। आफ्टर दैट उसके बाद आप क्या करोगे, एडवांस यहाँ पे सिस्टम सेटिंग टैब आपको यहाँ पे नजर आएगा, इसमें आपने उसमें जाना है। देन यहाँ से आपने एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है, तो यहाँ से आपने देखो एनवायरमेंट वेरिएबल चूज कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से क्या करोगे, न्यू टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे और न्यू टैब के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पाथ लिखोगे और यहाँ पे देखो आप पाथ सेट करोगे। तो ये इन्होंने बताया कि आपको पूरा का पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा, बट हम किस तरीके से करेंगे देखो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या काम करना है, ये आपके पास यहाँ पे ओपन हो गया, दिस पीसी पे जाना है आपने। और ये क्यों करते हैं स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम ले रहा हूँ नोटपैड का, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोटपैड का एक छोटा सा प्रोग्राम लिया, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर हमारी फाइल्स जो है बनी होंगी, इसके अंदर स्टार डॉट जावा। तो यहाँ से सारी जावा की फाइल्स हमें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से वर्क वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये वाली वर्क वाली हमारी सिंपल फाइल है, और मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर देता हूँ। और अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो मुझे अभी क्या करना पड़ता है कि सीडी आपने बैकस्लैश किया, यहाँ पे आप क्या लिखते हो, इसके अंदर सेट पाथ इक्वल टू सी जेडीके 11.0.10 स्लैश बिन, ये आपको लिखना पड़ता है। और आप अपना फोल्डर यहाँ पे आप ओपन करते हो, इसके अंदर कोर जावा, और यहाँ पे आप जावा सी करते हो इसके अंदर आप, और वर्क डॉट जावा करते हो आप। तो हर बार क्या होता है कि आपको ये वाला जो पाथ है ना, ये पाथ आपको हर बार यहाँ पे सेट करना पड़ता है, हर बार आपको ये वाला पाथ देना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा परमानेंटली काम हो जाए कि मुझे ये वाला पाथ जो है ना देना पड़े। तो मैं इसके लिए यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो अब इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे दोबारा जाऊंगा, दिस पीसी के ऊपर मैं माउस का राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज पे जाना है। फिर यहाँ से आप देखो, इसमें आपके पास ऑप्शन आती है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे देखो आपको इसमें नजर आ रहा है एनवायरमेंट वेरिएबल, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे किस में जाना है, न्यू के ऊपर जाना है। न्यू यहाँ पे आप वेरिएबल नेम आप यहाँ पे दे दो इसके अंदर, जैसे आपने वेरिएबल नेम दे दिया इसके अंदर पाथ, वेरिएबल वैल्यू दे दो आप यहाँ पे सी जेडीके 11.0.10 स्लैश बिन। ओके पे क्लिक करो, यहाँ पे ओके पे क्लिक करो यहाँ पे। और अब यहाँ पे आप वापस सीएमडी पे आ जाओ। अब यहाँ पे सीडी बैकस्लैश करते हो, और यहाँ पे अब आप अपने फोल्डर को ओपन करो, सीडी और जावा, जावा सी आप यहाँ पे वर्क डॉट जावा कर दो। तो अभी अगर हमारा प्रोग्राम सही तरीके से कंपाइल हो जाता है तो देखिए
आपने वहां पे अब देखिए सही तरीके से कंपाइल हो चुका है और ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन भी सही तरीके से कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे पाथ सेट करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी मैं इसको मैं ओपन करूंगा कि मुझे अब कभी भी पाथ सेट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने वहां पे पाथ को जो है परमानेंटली सेट कर दिया है। तो नीरू, ये समझ में आया आपको कि पाथ को हम परमानेंटली कैसे सेट करते हैं? यस सर। हाँ, तो अब आप यहाँ पे आप आ जाओ। तो ये मैंने आपको स्टेप ये बताया कि हाउ टू सेट द टेम्पररी पाथ इन जावा। ये सारे देखिए यहाँ पे हमने वही यहाँ पे पाथ दे रखा है, यहाँ पे हमने वही यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू सेट कर रखी है और मैंने यहाँ से ओके बटन के ऊपर क्लिक किया था, तो हमें बार बार पाथ वहां पे सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है यहाँ पे जावा के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई, और तीन चीजें मेन होती हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जेवीएम स्टूडेंट क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके पास थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछ सकते हैं। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। इसको वर्चुअल मशीन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये मशीन तो है लेकिन कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये क्या स्पेसिफाई करती है? रन टाइम एनवायरनमेंट को, कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, कैसे रन करते हो कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है? आपका जेवीएम करता है। इट कैन आल्सो रन दोज प्रोग्राम्स, ये उन प्रोग्राम्स को रन करता है जो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन हम इनको जावा बाइट कोड में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जेवीएम का मेन काम क्या होता है? रन टाइम एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर हम बाइट कोड को क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जेवीएम जो है स्टूडेंट आपके पास काफी सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होता है। क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं? जेवीएम, जेआरई, जेडीके, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बिकॉज हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एक दूसरे से अलग होती है। जावा क्या है कि जो जावा का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप जावा के एक प्रोग्राम को आप किसी दूसरी मशीन के ऊपर भी आप चला सकते हो। देयर आर थ्री नोशंस ऑफ द जेवीएम स्पेसिफिकेशन। एक तीन इसकी जो आपके पास नोशंस होती हैं, पहला स्पेसिफिकेशन, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा आपके पास आता है इंस्टांस। जो जेवीएम है वो क्या क्या काम परफॉर्म करता है? जेवीएम का मेन काम स्टूडेंट क्या होता है? कोड को लोड करना मशीन में, कोड को वेरीफाई करना, चेक करना। अगर कोड सही तरीके से आपका वेरीफाई हो जाता है तो फिर हम कोड को क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। और ये आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को मशीन के अंदर रन कर सकते हो। तो ये सारा काम जेवीएम करता है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है, अगर जेवीएम रन टाइम एनवायरनमेंट का काम करता है तो फिर हमें जेआरई की क्या जरूरत पड़ती है? व्हाट इज द यूज ऑफ जेआरई? तो जेआरई आपके पास क्या होता है? यहाँ पे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इसको हम एज ए जावा आरटीई भी हम यूज कर सकते हैं। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर टूल्स का एक आपके पास सेट होता है जो हम किस लिए यूज करते हैं? जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ये रन टाइम एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करता है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन है। किसका इम्प्लीमेंटेशन है? जेवीएम का। ये फिजिकली एग्जिस्ट होता है, जबकि जेडी जो आपका जेवीएम है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं? इट कंटेन्स अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज, और दूसरी फाइल्स होती हैं जिनको जेवीएम रन टाइम के ऊपर यूज करता है। मतलब कि जेवीएम का जो काम होता है आपके पास, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसमें कोई लाइब्रेरीज नहीं होती, उसके अंदर कुछ नहीं होता। बट जो जेआरई होता है, जेआरई के अंदर क्या होता है कि काफी सारी आपके पास लाइब्रेरीज होंगी, दूसरी फाइल्स होंगी, जिनको जेवीएम रन टाइम के ऊपर क्या करता है? यूज करता है। और ये देखिए जेवीएम का एक डायग्राम है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम इज आल्सो एक्टिवली रिलीज बाय अदर कंपनीज बिसाइड सन माइक्रो सिस्टम्स। ये जेवीएम का इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। ये जेवीएम है, ये क्या काम करेगा? यहां से जो जेआरई फाइल्स हैं उनको यूज करेगा। ठीक है, जार फाइल्स हो गई, अदर फाइल्स हो गई, तो इनको कौन यूज करेगा? जेवीएम यूज करेगा। जेवीएम। फिर आपके पास आता है स्टूडेंट, मेन जो टॉपिक आता है आपके पास वो आता है जेडीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से तैयार करना है, जेडीके, जेवीएम और जेआर। और आपके पास जेडीके का मतलब क्या होता है? जेडीके एक एक्रोनिम है, जावा डेवलपमेंट किट, इसकी फुल फॉर्म होती है।
जावा डेवलपमेंट किट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो हम किस लिए यूज करते हैं, मतलब आप जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आप जेडीके को आप यूज करते हैं। इसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसमें भी क्या होते हैं जेआरई प्लस दूसरे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं आपके पास। जेडीके क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन है इन दोनों चीजों का, स्टैंडर्ड एडिशन जावा प्लेटफॉर्म और दूसरा आपके पास आता है एंटरप्राइज एडिशन जावा प्लेटफॉर्म। जावा प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों काम हम नीरू इसके थ्रू हम कर सकते हैं, जेडीके के थ्रू। एक आपके पास आता है यहाँ पे माइक्रो एडिशन जावा प्लेटफॉर्म। तो तीनों तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। स्टैंड अलोन अगर हमें प्रोग्राम बनाने हैं तो हम यहाँ से जो है स्टैंडर्ड एडिशन चूज करेंगे। अगर आप इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप एंटरप्राइज एडिशन आप यूज करोगे, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। और अगर आप छोटे किसी, आप मान लीजिए कोई लोकली आप काम कर रहे हो तो उसके लिए आप माइक्रो एडिशन जावा प्लेटफॉर्म यूज करोगे। जेडीके में क्या होता है, द जेडीके कंटेन्स ए प्राइवेट जावा वर्चुअल मशीन। जेडीके की एक अपनी प्राइवेट वर्चुअल मशीन होती है और कुछ अदर रिसोर्सेज होते हैं आपके पास, जैसे इंटरप्रेटर हो गया, लोडर हो गया, जिसमें हम प्रोग्राम को लोड करते हैं। एक कंपाइलर, जैसे मैंने आपको जावा सी के बारे में बताया था, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम यूज करते हैं। कुछ हमें इसमें जार फाइल्स की भी जरूरत पड़ती हैं, कुछ हमारे पास इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी जनरेट होते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये किसके अंदर होती है, हमारे पास जेडीके के अंदर। इट मींस कि जेडीके के अंदर भी एक अपना प्राइवेट जो है जावा वर्चुअल मशीन होती है। तो यहाँ पे ये देखिए एक हमारे पास डायग्राम आता है। जेवीएम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मैंने ये भी बताया था कि जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, इसमें क्या होता है कि कुछ लाइब्रेरीज का सेट होता है, कुछ अदर फाइल्स होती हैं आपके पास। जेवीएम किसको यूज करता है, जावा रिच एनवायरनमेंट, जिसके अंदर ये दोनों चीजें आपके पास होती हैं। ये दोनों चीजों को कौन सपोर्ट करता है, जेवीएम। इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं आपके पास, जैसे जावा सी हो गया, जावा हो गया। इसी तरीके से कंप्लीट आपका इन दोनों चीजों को मिला के, जेवीएम को मिला के और जेआरई को मिला के आपका जो कंप्लीट पैकेज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेडीके। और अभी हमने डेफिनेशन के ऊपर यहाँ पे पढ़ा था व्हाट इज ए जेडीके। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इट इज यहाँ पे इट इज ए प्राइवेट जावा वर्चुअल मशीन एंड ए फ्यू अदर रिसोर्सेज जैसे इंटरप्रेटर, लोडर। तो ये दोनों चीजें जेवीएम और जेआरई जेडीके के अंदर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है नीरू इसके अंदर, जावा वेरिएबल्स। मैंने आपको अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर्स में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं प्रैक्टिकली, जिसके अंदर आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हो। वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का हमने कुछ भी नाम दे दिया। 3 टाइप्स के आपके पास वेरिएबल होते हैं, लोकल हो गया, इंस्टांस हो गया और स्टैटिक हो गया। ये 3 टाइप के आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के आपके पास जो डाटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर जो हम यूज करते हैं, एक प्रिमिटिव होता है आपके पास, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। तो जावा वेरिएबल्स का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आपसे वो पूछ सकते हैं कि वेरिएबल हम किसे कहते हैं और कितने टाइप के आपके पास डाटा टाइप्स होते हैं। वाइवा के अंदर वो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ये 2 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना। और अब वेरिएबल, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वेरिएबल क्या है आपके पास, ए वेरिएबल इज द नेम ऑफ ए रिजर्व्ड एरिया। जो भी मेमोरी के अंदर आपने जिस एरिया को रिजर्व किया है उसको हम वेरिएबल नाम देते हैं। दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है। ये किससे मिलके बनता है, वेरी प्लस एबल, जिसका मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज। और अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप्स के वेरिएबल आपके पास होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। मोटी मोटी चीजें आपने नीरू इसमें से ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कोई भी कुछ पूछे तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू भी इसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हुई है कि ये देखिए लोकल आपके पास वेरिएबल है जिससे आपको याद रखने में इजी होगा। लोकल, इंस्टांस और स्टैटिक, ये 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जावा के अंदर। ऐसी मोटी मोटी चीजें कि डेटा टाइप्स क्या होती है नीरू, कोई भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो आप आंसर दोगे कि सर डेटा टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अगर नीरू कोई आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करता है कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, तो यू विल गिव द आंसर दैट इज लोकल, इंस्टांस एंड स्टैटिक। इफ यू
अगर आप कोई आपसे ये पूछता है कि जेवीएम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, जेडीके, जेआरई, तो आप ये बता सकते हो कि जो जेवीएम होता है वो एक रिच टाइप एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। जेआरई क्या होता है, जावा रिच एनवायरनमेंट, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ आपके पास जार फाइल्स होती हैं, कुछ दूसरी फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। जेवीएम क्या करता है, उन डॉक्यूमेंटेशंस को रन टाइम के ऊपर रन करता है, और इसमें हेल्प कौन करता है, आपका जेडीके हेल्प करता है, यानी जेडीके इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेवीएम एंड जेआरई। तो इस तरीके से आपने मोटी मोटी चीजों को आप जो है आप ध्यान में रख लेना। लोकल वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जो वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। इतनी सी बात ध्यान में रखना, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है, वो वेरिएबल्स जो मेन फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और आपके पास, ठीक है, लोकल वेरिएबल को कभी भी हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। इंस्टांस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो मेन फंक्शन के बाहर, मेन फंक्शन के बाहर जिनको हम यूज करते हैं, बॉडी के बाहर हम यूज करते हैं, उनको हम इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल कौन से होती है नीरू, जिनके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करें, जिनके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करें उनको हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। ये कभी भी लोकल नहीं हो सकते, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बताया कि लोकल वेरिएबल कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप कुछ भी स्टैटिक लिखोगे, ये मैं आगे आपको प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा, वेरिएबल आप कुछ भी ले लो यहाँ पे, और कोई भी स्टैटिक वैल्यू आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप फिक्स कर सकते हो। तो ये तीन टाइप के आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, लोकल, इंस्टांस और स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, वेरिएबल के टाइप्स को आप समझ सकते हो आप इजीली। तो यहाँ पे देखिए मैंने, यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम स्टैटिक को यहाँ पे हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए इंट एक डेटा टाइप यूज किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एम एक वेरिएबल लिया है, उससे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक कीवर्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया। तो ऐसे वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। जो वेरिएबल देखो मेथड के अंदर हम यूज कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट मेथड के अंदर आप इस वेरिएबल को यूज कर रहे हो, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। लेकिन देखो जिसको आप किसी मेथड के अंदर यूज नहीं कर रहे, जैसे आप डाटा को यहाँ पे मेन के अंदर आप यूज कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंस्टांस वेरिएबल कहलाएगा। तो ये मैंने तीनों के एग्जाम्पल आपको दे दिए कि स्टैटिक कैसे यूज करते हैं, लोकल कैसे यूज करते हैं, और इंस्टांस वेरिएबल कौन सा होते हैं। नीरू क्लियर है ये? यस सर। नहीं, पक्का क्लियर हो रहा है ना आपको, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर क्लियर हाँ, है सर। एक दो इनका बस यूज क्या होता है? इस टाइम इनका यूज किस तरीके से हम करते हैं, अगर नीरू आप कोई भी वर्ड, अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टैटिक लिखा है ना, तो स्टैटिक का मतलब आपके पास क्या होता है कि आप इसकी जो वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स वैल्यू हो जाएगी। अगर हमें वेरिएबल के अंदर कोई भी फिक्स वैल्यू स्टोर करनी है तो हम स्टैटिक कीवर्ड का हम यूज करते हैं। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे मान लो आप जैसे मान लो अपने, हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो हम लोकली कहलाएंगे, लेकिन अगर हम इंडिया के कहीं हम बाहर रह रहे हैं तो हम ग्लोबल कहलाएंगे। तो ऐसे ही है कि आप वेरिएबल को आप जो है बाहर भी दे सकते हो मेथड के, और अंदर भी दे सकते हो। बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर आप उसको एक मेथड के अंदर दे रहे हो तो ये केवल इसी मेथड के लिए यूज हो सकते हैं, वो ये ग्लोबली आप इनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जैसे डाटा को अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल है, तो हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं। जबकि ये मेथड वाला है तो ये इसी मेथड के अंदर ही यूज हो सकता है, ये कहीं अपने दूसरे जो प्रोग्राम के बाहर ये वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हमने प्रोग्राम बनाया यहाँ पे 2 नंबर्स का सम का। तो यहाँ पे ये देखिए इन प्रोग्राम्स के स्नैपशॉट भी ले सकते हो। एक पब्लिक क्लास हमने सिंपल ली, मेन हमने मेथड यूज किया। अब यहाँ पे जो ये एग्जांपल हमने यूज किया है ना, ये इंस्टांस वेरिएबल है, क्योंकि ये मेन मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं। मेन मेथड के अंदर। हाँ, तो इसको इंस्टांस वेरिएबल बोलेंगे। जैसे मैंने देखो अभी आपको ऊपर बताया कि इंस्टांस वेरिएबल कौन सा होता है, जो मेन मेथड के अंदर यूज हो रहा है, ये वाला। तो इनको हम इंस्टांस वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ए की वैल्यू 10 ली, बी की 10 ली, सी में आपने दोनों नंबर का सम करवा दिया, सी को आपने देखो प्रिंट करवा दिया, तो आपके पास इसका जो रिजल्ट है कितना आ जाएगा नीरू, यहाँ पे इसका रिजल्ट आपके पास देखो यहाँ पे 20 आउटपुट आ जाएगा, 20। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे क्या काम किया, ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल को, जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे ए में 10 दे दिया, फ्लोट यहाँ पे डाटा टाइप यूज किया डेसिमल के बाद की वैल्यू के लिए। अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम इंट यूज करते हैं, डेसिमल के बाद की वैल्यू चाहिए तो हम फ्लोट यूज करते हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे देखो नीरू हमने क्या काम किया है, मैंने इस एफ के अंदर ना ए की वैल्यू को स्टोर कर दिया यहाँ पे। एक की वैल्यू ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो एफ के अंदर भी कितना स्टोर हो जाएगा आपके पास, 10 हो जाएगा ना। 10। तो ऐसे कंसेप्ट को नीरू हम क्या बोलते हैं, ये वाइडनिंग कंसेप्ट कहलाएगा, वाइडनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से भी देखो। अब यहाँ पे नीरू एक चीज आ रही है आपके पास कि यहाँ पे तो देखो आपको वो 10 शो कर रहा है, यहाँ पे तो देखो सिंपली 10 आ रहा है, बट यहाँ पे देखो 10.0 आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो फ्लोट है, यस, वेरी गुड, डेसिमल क्योंकि के ये बाद फ्लोट के बाद की वैल्यू है, तो इसलिए इसने यहाँ पे फ्लोट ले लिया, इतना चेंज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपके पास अब ये कंसेप्ट आता है नीरू, नैरोइंग टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग देखो हम किसे कहते हैं, ये टाइप कास्टिंग क्या कहलाता है, यहाँ पे देखो आपने फ्लोट यूज कर रखा है, यहाँ पे देखो मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू ले दी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा है सर यहाँ पे हमने एफ क्यों यूज किया है, स्मॉल एफ। जब भी नीरू हम जावा के अंदर कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए हम साथ में ना स्मॉल एफ डाल देते हैं। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया, अगर मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करवा देता, ये इंट जैसे कमेंट दिया हुआ इंट ए इज इक्वल टू एफ, तो कंपाइल टाइम एरर आ जाती है आपकी। ये तरीका गलत है आपको देने का, कि आप एक बड़ी वैल्यू को ना आप छोटे वैल्यू वेरिएबल के अंदर, यानी कि फ्लोट की वैल्यू को आप इंटीजर में इस तरीके से स्टोर नहीं कर सकते आप। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो ना, तो आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, ऐसे, इंट इज ए डेटा टाइप, ए एक हमने वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लोटिंग वैल्यू को यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप की हेल्प से स्टोर कर दिया। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं नीरू, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो टाइप कास्टिंग का सिंपल मतलब क्या होता है नीरू, कि जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर आप कन्वर्ट करते हो, इट मींस कि यहाँ पे हमने फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइप कास्टिंग बोलेंगे। टाइप कास्टिंग क्लियर है? तो कोई भी आपसे वो जो एग्जामिनर है, जो टीचर्स हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप कास्टिंग। ओके, तो टाइप कास्टिंग क्या होता है कि जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर आप कन्वर्ट करते हो तो उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो अब इस प्रोग्राम की जब आप आउटपुट देखोगे ना नीरू, तो देखो ऊपर तो हमने यहाँ पे 10.5 दे रखा है, यहाँ पे ये फ्लोट की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई, तो देखो फ्लोट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे मैंने जब इंटीजर में कन्वर्ट किया तो इंटीजर में अब देखो फ्लोट की वैल्यू नहीं आएगी, सिंपली 10 आएगा आपके पास। तो इसको हम बोलते हैं नर्विंग कंसेप्ट, जिसको हम बोलेंगे टाइप कास्टिंग। और ऊपर मैंने आपको यहाँ पे वाइडनिंग कंसेप्ट बताया था, जो मैंने आपको ये तरीका बताया। यहाँ तक क्लियर है नीरू आपको? हाँ जी सर। वेरी गुड। तो ये मैंने आपको बताया टाइप कास्टिंग कंसेप्ट। अब ऐसे कंसेप्ट आता है नीरू आपके पास ओवरफ्लो। नैरोइंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है नीरू, कि जब आप बड़े डेटा टाइप को, जब आप एक बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो, यहाँ पे हम फ्लोट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो बड़े से छोटा हो गया, इसको हम बोलते हैं नैरोइंग। ठीक है, नैरो का मतलब होता है छोटा करना। और जब आपके पास यहाँ पे आता है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब आपके पास क्या होता है कि जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कि यहाँ पे आपने ए की वैल्यू दे दी 130, और यहाँ पे आप बाइट, बाइट क्या होता है, ये इंटीजर से भी छोटा हो जाता है नीरू आपके पास। और यहाँ पे देखो ओवरफ्लो की कंडीशन क्या आ जाती है, जब आप इंटीजर डेटा टाइप को बाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब अगर एक गिलास पूरा भरा हुआ है नीरू, उसके ऊपर आप दोबारा पानी डाल रहे हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो बोलते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है 130 और बाइट इतनी बड़ी वैल्यू ले नहीं सकता आपके पास। ठीक है, क्योंकि बाइट की जो रेंज होती है ना, वो -128 से लेके 127 तक की वैल्यू होती है। ठीक है, अब मतलब -128 से लेके नीरू यहाँ पे जो आप वैल्यू डाल सकते हो, वो 127 तक की आप वैल्यू डाल सकते हो इसमें, बस इतनी वैल्यू डाल सकते हो। जब ये ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है नीरू, तो अब हम इसके अंदर क्या कर, जब इसके अंदर वैल्यू कम, ये जो है ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, 127 तक तो ये वैल्यू आ रही है, तो 130 कैसे डल जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंसेप्ट कहलाएगा आपका। हाँ, कि अगर मान लो एक क्लास में केवल 50 स्टूडेंट्स बैठने की जगह है, तो हम वहां पे 60 स्टूडेंट्स को हम नहीं बिठा सकते। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो कंसेप्ट है जो आपका यहाँ पे कहलाएगा। तभी आपको यहाँ पे ये आउटपुट दे रहा है कि 130 इसमें नहीं आ सकता, केवल 126 तक की ये वैल्यू को उठा सकता, तो इसमें इतना ही आपके पास आएगा। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे ही नीरू एक चीज और आपके पास आ जाती है, लोअर टाइप। और छोटा लोअर टाइप अगर हमें ऐड करना हो,
तो यहाँ पे देखो जैसे आपके पास आपने क्या काम कर रखा है, बाइट ले रखा है, ए में 10 वैल्यू डाल दी, बी में आपने 10 वैल्यू डाल दी, दोनों का आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये आपको एरर शो करेगा, ये एरर शो करेगा क्योंकि 10 + 10 आपके पास 20 होता है, जिसके लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। और बाइट में ये चीज आपके पास जो है ऐसे सिंपली अगर आप लिखोगे तो ये नहीं आएगी आपके पास। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ये तरीका देने का गलत है, सही तरीका ये वाला है। बाइट आप डेटा टाइप को यूज करोगे, सी में अंदर आप क्या लिखोगे, बाइट a + b, तब आपको यहाँ पे जो 20 का रिजल्ट है आपको यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख देते हो कि a = 10, b = 10 और सिंपली आप इसको जोड़ देते हो, तो ये बाइट की वैल्यू को इस सिंपली जो है ये नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो होता है आपके पास, ये कंसेप्ट आपके पास क्या कहलाता है, लोअर टाइप कंसेप्ट आपके पास कहलाता है। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले पूरा कंप्लीटली डाटा को, वैल्यू को जो हमने ली है यहाँ पे बाइट में हमें इस तरीके से देनी पड़ेगी, तब आप सी की जो आपको रिजल्ट है यहाँ पे शो करेगा। तो नीरू आज की क्लास में हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे। कल फिर मैं देखूंगा नीरू, आपको 1:45 बजे फिर मैं आपकी क्लास ले लूंगा। अपनी फ्रेंड को भी आप बता देना कि 1:45 बजे जो है वो हम क्लास लेंगे, क्योंकि मुझे पहली क्लास खत्म करते करते 1:15 बज जाता है उसमें। ठीक है, हाँ जी सर। तो आज हम इतने डिस्कस करेंगे। YouTube के ऊपर ये लेक्चर थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगा और मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा। सर Okay. कल आप वो होमवर्क देने वाले थे, आपने क्वेश्चन? हाँ, वो मैं दूंगा तुम्हें, 1-2 दिन में थोड़ा सा काम करवा दूंगा नीरू, फिर मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क। ठीक है, हाँ आपने तब तक ये काम करना कि मेरा वीडियो देख के ना प्लीज आप पहले जो ये 3 दिन के लेक्चर्स हैं, आप ये 3 दिन के लेक्चर्स अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं मंडे या ट्यूसडे में आपका फिर मैं टेस्ट लूंगा मैं आपका। ओके सर। ओके, थैंक यू नीरू।